अब हम लोग देखेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार देखिए ये भारत का पड़ोसी देश भी है, एशियन कंट्री है, और यहाँ से इसकी सीमा किसके साथ लगती है, आपका भारत के साथ लगती है। ठीक है, ये काले रंग से मैंने बनाया है। ये जो कंट्री काफी बड़ा है, ये भी यहां तक इसकी पूरी सीमा है ऐसे। ये है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी आप जानते हैं नाय पिताव है। ठीक है, कौन सी राजधानी, नाय पिताव। ठीक है, तो म्यांमार के बारे में खास बात क्या है, वर्तमान में यहां सैन्य शासन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सैन्य शासन। इससे पहले भी यहां कई बार सैन्य शासन लग चुका है, वर्तमान में सैन्य शासन लगा हुआ है। और यहाँ की जो लोकतंत्र की समर्थक नेता हैं उनका नाम है आंग सांग सूकी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। सैन्य मार्शल लॉ बता रहा हूं अभी। सैन्य शासन का मतलब सेना का शासन है ना, सैन्य शासन का सीधा सा मतलब यही है। मार्शल लॉ यानी मार्शल लॉ सेना के माध्यम से ही लगता है ना। कानून व्यवस्था और राजपाट की जितनी भी शक्तियां हैं वो जब जनता के हाथों से किसके हाथों में चले जाए, मिलिट्री के हाथों में चले जाए, तो उसको बोला जाता है मार्शल लॉ। मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है देश में, सेना है ना। सेना ही कंट्रोल करती है किसी देश की, रक्षा भी वही करती है, और लोगों की भी रक्षा करने का, उसके बाउंड्रीज की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। और आंतरिक रूप से अगर कभी अशांति फैले तो उसको भी थामने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेना की होती है। लेकिन सेना ही जब सोच ले कि शासन भी हमको ही करना है, तो उसको बोला जाता है मार्शल लॉ। ठीक है दूसरे शब्दों में इसी को कहा जाता है तानाशाही, है ना। जिसके पास शक्ति वही शासन करने लगे। ये बिना सोचे कि जनता की मंशा क्या है। जब जनता की इच्छाओं का सम्मान नहीं होता और सेना अपनी शक्ति के बल पर शासन करती है तो उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैन्य शासन है। हम्म। हम्म, सफेद हाथी यहाँ पाए भी जाते हैं और बहुत से हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड में मतलब बहुत से हाथी पाए जाते हैं इसलिए उसके। ठीक है, अभी म्यांमार को देखते हैं, फिर उसके बाद डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सैन्य शासन लगा। यहाँ की नेता का नाम क्या है, इनकी नेता का नाम है आंग सांग सू की। ये इनको होम अरेस्ट पे रखा गया है, हाउस अरेस्ट पे रखा गया है। ठीक है, आंग सांग सूकी, इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा, म्यांमार से हम लोगों ने एक नदी भी पढ़ी थी, क्या नाम था उस नदी का, इरावदी नदी। ठीक है, जिसके तट पर यांगून शहर स्थित है, हम लोगों ने लिखा था, उसको आप फिर से लिख सकते हैं। इरावदी नदी जिसके तट पर यांगून शहर स्थित है। इरावदी नदी जिसके तट पर यांगून शहर स्थित है। अब यांगून एक शहर है, पुरानी राजधानी भी थी, यांगून नाम का शहर, जो कि इसकी पुरानी राजधानी भी थी। जो हमारे बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर को जानते हैं, ये मुगल साम्राज्य के अंतिम राजा थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो जब उनको 1857 की क्रांति के बाद निर्वासित किया गया था तो यहीं किया गया था, यहाँ पे मांडले जेल स्थित है। ठीक है, कौन सी जेल स्थित है यहाँ, मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक को भी यहाँ रखा जा चुका है, मांडले जेल में। ठीक है, तो इसलिए प्रसिद्ध है कि जब भी भारत के जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिनको काला पानी की सजा दी जाती थी तो उनको यहीं भेज दिया जाता, यांगून। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये एक बौद्ध बाहुल्य देश है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये देश है। यहाँ के ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, बुद्धिस्ट है। और खास बात यह है कि भारत में एक शरणार्थियों की अक्सर बात होती है, उसका नाम है रोहिंग्या शरणार्थी। क्या नाम है, रोहिंग्या।
रोहिंग्या शरणार्थी। ये रोहिंग्या शरणार्थी कहां से आए हैं? ये म्यांमार से आए हैं। ठीक है, बांग्लादेश में भी बहुत से रोहिंग्या शरणार्थी हैं, और कहां, भारत में भी बहुत से रोहिंग्या शरणार्थी स्थित हैं। विश्व के कई देशों में रोहिंग्या शरणार्थी स्थित हैं। ये कहां से आए हैं? म्यांमार से आए हैं। तो म्यांमार से क्यों आ गए ये? कारण ये था कि म्यांमार में धार्मिक कह सकते हैं एक संघर्ष शुरू हो गया रोहिंग्या और बौद्धों के बीच। ठीक है, क्योंकि बौद्ध जो होते हैं वो क्या होते हैं, कट्टर नहीं होते हैं कह सकते हैं आप, या फिर हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। और रोहिंग्या यानी धर्म से मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम। ठीक है, ये क्या करते थे, जहां पे यानी बौद्धों की पूजा होती है वहीं पे आसपास इनका रहवास था, तो उधर से ये निकलते थे, तो वहां पे ये मार्केट वगैरह लगाते थे, वहां पे मांस मछली वगैरह बेचने का काम करते थे। ठीक है, तो बौद्धों को ये पसंद नहीं आता था कि जब वो निकलते हैं तो वहां पे खून हो या इस तरीके का। तो जानते हैं इसके पीछे राजनीति भी इन्वॉल्व होती है कई जगह, है ना। और उसके बाद वहां पे बौद्धों के मन में इनके प्रति घृणा लगातार बढ़ रही थी, और उसके बाद घृणा हिंसा का रूप ले लेती है, और दोनों ही कह सकते हैं धर्मों के बीच में संघर्ष होता है, और रोहिंग्या और बौद्धों के बीच में। ठीक है, जिसमें से क्योंकि संख्या बल में ये कम थे तो इनको अपना देश छोड़ के फिर भागना पड़ता है। वहां से ये कहाँ आ जाते हैं, इनकी सीमा देखिए आप, म्यांमार की सीमा यहाँ से बांग्लादेश और भारत दोनों से लगी हुई है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बांग्लादेश चले आते हैं क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, तो बहुत से लोग वहाँ चले आते हैं। और उसके बाद जो बाकी हैं वो कहाँ चले आते हैं, आपका भारत चले आते हैं। भारत में कश्मीर वगैरह में भी ये पहुँच गए हैं रोहिंग्या। ठीक है, और दुनिया भर के बहुत से देशों में ये पहुँच गए हैं। ठीक है, कई बार ऐसा न्यूज़ में आता है कि जो धार्मिक उपद्रव भारत में होते हैं, और या फिर बांग्लादेश की जो सिचुएशन अभी है उसमें रोहिंग्या शरणार्थियों का भी रोल है। मतलब इनका जो नेचर है थोड़ा सा एग्रेसिव, यानी एग्रेसिव नेचर के लोग हैं, ऐसा मीडिया में आता है। ठीक है, और तो आपको बांग्लादेश के कह सकते हैं म्यांमार की और बांग्लादेश की बॉर्डर के बारे में तो पता चला ही, साथ ही में भारत और म्यांमार की सीमा के बारे में पता चला। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है वो कौन सा पर्वत बनाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे है अराकान, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं, अराकान योमा पर्वत, जो कि एक्चुअल में हिमालय का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके द्वारा भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाई गई, प्राकृतिक सीमा बनती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये एक कह सकते हैं अच्छी जानकारी हो गई आपके लिए, किसके संबंध में, म्यांमार के संबंध में। ठीक है।